दिल्ली से जम्मू आने में उतना ही समय लगा जितना कि ना बिरबल की खिचड़ी पकने में लगता है। और इस खिचड़ी में ना जो हींग का तड़का है वो तब लग जाता है जब पठानकोट के बॉर्डर क्रॉस करते ही आपका सिम जो होती है वो काम करना बंद कर देता है। मुझे तो लगा था कि जम्मू कश्मीर का पूरा जो ट्रिप है ना वो बगैर नेटवर्क के पूरी करनी होगी। सुबह के 7 बज रहे थे जम्मू जब हम लोग पहुंचे तो। और इतनी सुबह सुबह जो होती है कोई सा शॉप खुला नहीं था। हालांकि वो कहीं का भी नहीं खुलता है। थोड़ी दूर जो है आगे चलने के बाद जो होती है हम लोगों को ना एक छोटा सा टाउन दिखा और यहाँ पे एक मोबाइल शॉप में जाके पता चला कि एक प्रीपेड सिम लेना पड़ेगा। वो जो प्रीपेड सिम है वो लद्दाख तक काम करेगा। मतलब पूरा जम्मू कश्मीर पूरा लद्दाख कवर करेगा, वहाँ नेटवर्क रहेगा। लेकिन आप कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी स्टेट से आ रहे हो ना, आपका जो सिम है वो पठानकोट के बाद जो होती है काम करना बंद कर देगा। जैसे जम्मू के बॉर्डर में आप एंटर करेंगे ना, आपके फ़ोन से नेटवर्क गायब हो जाएगा। आप ना किसी भी स्टेट से आ रहे हो, कि कौन सा भी सिम चला रहे हो, कोई सा भी नेटवर्क हो, वहाँ पे एग्जैक्टली जो होती है पहुँचने के बाद जो होती है आपका फ़ोन से जो होती है नेटवर्क गायब हो जाएगा। वहाँ पे आसपास सिम मिलता है, लेकिन आप किस टाइम पहुँच रहे हो वो डिपेंड करता है। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग पहुँच रहे हो तब भी शॉप बंद रहेगा, या फिर लेट नाइट जा रहे हो तब भी से। तो उस टाइम पे या तो जो होती है आप वहीं आसपास स्टे कर लो, या दूसरा ऑप्शन ये है कि जो है कि किसी से पूछते पूछते चले जाओ, या कार का जीपीएस यूज़ कर सकते हो। जितनी भी ट्रैवल वीडियो डले हुए हैं ना उसमें ये बताया गया है कि ऑटो कैब या बस लेके जो होती है आप पहलगाम चले जाओ, सोनमर्ग चले जाओ, या फिर जो होती है गुलमर्ग चले जाओ। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है आपका नेटवर्क। आपका जो नेटवर्क है ना पर्टिकुलर जो होती है पठानकोट के बाद से, जैसे मैंने बताया, यहाँ से जो होती है ना काम करना बंद कर देगा। तो उस टाइम पे ना आपके पास ना कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि एक आग जो भी कोई लोकल शॉप मिले वहाँ से कोई सा भी सिम मिल रहा है ना वो आप सिम ले लो। मॉर्निंग में जो होती है 9 बजे के आसपास जो होती है शॉप ओपन हो जाता है, और वहाँ जाके आपको जो भी पसंद हो, एयरटेल, जियो या जो भी नेटवर्क, या फिर वहाँ पे जो भी सिम अवेलेबल है सबसे पहले आप वो ले लो। 100 रुपीज़ का मिलेगा और उसमें आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपको कैसा वाला प्लान पसंद है। मतलब अगर 299 का करा रहे हो तो डेफिनेटली 400 का सिम आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ना एक 500 का सिम आता है, आप वो ले सकते हो जिसमें अनलिमिटेड नेट फ्री है। 5G आप कितना भी यूज़ कर लो। जो 500 वाला सिम है ना इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि 1 GB पर डे के हिसाब से यूज़ करना है या 1.5 GB पर डे के हिसाब से करना है। इसमें आप अनलिमिटेड नेट यूज़ कर सकते हो, बशर्ते आप जहाँ पे हो वहाँ पे 5G नेटवर्क मिल रहा हो। क्योंकि कश्मीर में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं था, और कहीं कहीं पे था भी तो 5G तो नहीं था। तो हम लोगों को वो वर्थ इट नहीं लगा कि 500 का हमने सिम लिया है और हमने सोचा था कि नेट जो होती है अनलिमिटेड यूज़ करेंगे। तो लेने से पहले जो होती है ना आप एक बार ये भी सोचना, क्योंकि जो अनलिमिटेड है ना वो बहुत सारी जगह में पहली बात आपको लिमिटेड यूज़ करने को भी नहीं मिलेगा। और ये जो 500 वाला सिम है ना उसमें एक और प्रॉब्लम लगा। जैसे कि कॉलिंग तो 15 मिनट में स्टार्ट हो गया था, हम कॉल कर पा रहे थे, लेकिन इसमें नेट एक्टिवेट होने में ना पूरे 24 आवर्स लग गए। और उसमें भी हमने 2-3 बार जो थी कस्टमर केयर कॉल किया, जिनसे हमने सिम लिया था वो बोल रहे थे कि बस 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे में तो नहीं हुआ। हम जो है जिस दिन सिम लिए थे ना हम उसके दूसरे दिन जो होती है हमारे में नेट चलना स्टार्ट हुआ। तो ये वाली प्रॉब्लम है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि एक नॉर्मल 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का जो भी सिम मिलता है आप वो ले लो, और 299 का रिचार्ज करा लो, जिसमें 1.5 GB पर डे के हिसाब से नेट मिलता है। एटलीस्ट जो होती है कुछ तो यूज़ कर पाओगे। और ये जो 5G वाला सीन है ना, तो वो पहली बात तो नेटवर्क हर जगह 5G मिलेगा भी नहीं, और जब 5G हर जगह नेटवर्क मिलना भी नहीं है तो अनलिमिटेड यूज़ का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जो होती है मल्टीपल जगह में लैंडस्लाइड जोन है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना बहुत सारी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ था, और ये पत्थर आप देख सकते हो, ये ऊपर से गिरा है इतना बड़ा पत्थर। तो अगर नाइट में कोई क्रॉस कर रहा होगा और उस टाइम पे लैंडस्लाइड हो जाए और ऐसे पत्थर अगर कहीं पे गिर रहा हो तो फिर तो दिक्कत है। तो अगर आप लोग भी जो होती है रोड ट्रिप करने का प्लान बना रहे हो और इस रूट से आ रहे हो तो नाइट में जो होती है ना ट्रैवल अवॉइड करना, क्योंकि मल्टीपल जगह में जो होती है ना लैंडस्लाइडिंग का जो होती है रिस्क तो है कि अगर आप वहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और ऊपर से कुछ भी गिर गया तो नाइट में वैसे भी आसपास कुछ दिखता नहीं है ना, मतलब कि अगल बगल में कैसा है, कहाँ पे लैंडस्लाइड जोन है, वहाँ उस टाइम पे सिर्फ रोड दिखता है। और डे में एटलीस्ट जो होती है थोड़ी सी प्रिडिक्शन कर सकते हो कि अच्छा सामने ऐसा कुछ हो रहा है या थोड़ा बहुत अगर गिर रहा है तो हम या तो रुक जाएं या थोड़ा वेट कर लें। अगर आप लोग भी बाई रोड आने का सोच रहे हो ना तो इस रूट में जो होती है नाइट में ट्रैवल अवॉइड करना। वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग जितने आगे बढ़ते गए ना तो उसमें मल्टीपल जो जगह था ना वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। और लैंडस्लाइड मतलब ऐसा नहीं था कि थोड़ा बहुत था, अच्छा खासा बड़े बड़े पत्थर भी गिरे थे। तो मतलब इतने सारे पत्थर अगर नाइट में अगर गिर रहे हैं और आप वहाँ से क्रॉस कर रहे हो तो थोड़ी दिक्कत तो है। और वैसे भी अगर कश्मीर पहली बार आ रहे हो और रोड ट्रिप कर रहे हो ना, बाई रोड आ रहे हो, तो डे टाइम पे ट्रैवल करना बनता है, क्योंकि नेचुरल जो ब्यूटी है ना यहाँ का वो आप निहारते हुए जा सकते हो। बीच बीच में इतनी सुंदर सुंदर ब्रिज भी पड़े
जो हम आपको आगे वीडियोस में दिखाएंगे। और रिवर वगैरह है, व्यू पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट बना के रखा है बीच बीच में कहीं कहीं पे भी, तो वो आप इंजॉय करते जा सकते हो। बाहर का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री दिखा रहा था और ठंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे बस 1-2 फ़ोटोज़ लिए और उसके बाद जो होती है फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। दिन में टेम्परेचर जो होती है कश्मीर में जो है नॉर्मल रहता है। नॉर्मल मतलब ठंड तो रहती है, लेकिन जैसे जैसे नाइट होता है ना, नाइट में इतना ड्रॉप होता है ना, सडन ड्रॉप होता है। मतलब माइनस में -5, 7, 9, 10 ऐसे चला जाता है वो, और पता भी नहीं चलता है। जम्मू में तब भी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा मॉडरेट है कंपैरिजन श्रीनगर के। लेकिन श्रीनगर में भी ना ठंड तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंड जो है ना वो गुलमर्ग और सोनमर्ग में मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे पहली बार तो हैवी स्नोफॉल हो रहा था हम लोग जब गए थे तो, और टेम्परेचर जो है माइनस में था वो। और रही बात सेफ्टी की, तो आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सेफ़ और सिक्योर है। हर जगह आपको आर्मी के लोग दिखेंगे, हर एक चेक पोस्ट में दिखेंगे। और ये जैसे आप देख सकते हो आर्मी की गाड़ियाँ इतनी सारी मूव कर रही हैं इधर से उधर, है ना। हम लोगों ने लेट नाइट भी ट्रैवल किया है और हमें तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आया, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। बस जब नाइट में आप ट्रैवल करते हो ना, तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना वो लैंडस्लाइड का ही है, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं रास्ते में गिरे थे ना, तो दिमाग में आ रहा था कि अगर चलो डे है ना तो ऐसे दिखता है कि कहीं से थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड हो रही है और आप थोड़ा सा पीछे हट जाओ, या फिर उस टाइम पे आप रोड क्रॉस ना करो। लेकिन नाइट में क्या होता है, नाइट में जो होती है ना सिर्फ रोड दिखता है, आसपास के पहाड़ में क्या एक्टिविटी हो रही है, कब लैंडस्लाइड होने वाला है, वहाँ से क्या गिर रहा है, वो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो नाइट में ट्रैवल करना जो है ना थोड़ा रिस्की तो है। रिस्की मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सेफ्टी इशू है, बस ये लैंडस्लाइड वाला प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आप लेट नाइट ट्रैवल कर रहे हो तो कहीं भी रोड में आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम्प्लीटली सेफ़ है और सिक्योर है। तो मतलब आप डे में ट्रैवल करो या नाइट में ट्रैवल करो, ऐसा डरने वाली कोई भी बात नहीं है, बहुत ही सेफ़ और सिक्योर है। आपको पूरे रास्ते में जो होती है ना, कहीं पे भी खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, पेट्रोल पंप भी जगह जगह पे है। मतलब ओवरऑल जो होती है ना, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, एक और दिक्कत है, जैसे आपको ना नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। अगर आप ना टायर में जो होती है नॉर्मल हवा फील करा के आ रहे हो ना, तो आपको एयर तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन जो होती है ना हम लोगों को तो कहीं पे नहीं मिला।